हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीजी एकेडमी के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आदित्य और अगर आप इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो ज़रूर हमारे एमसीजी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ऑफिशियल ऐप को भी डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक्स के बारे में और समझेंगे कि किस तरीके से हमारी पृथ्वी के नीचे जो कई वर्षों से उपस्थित जो कोयला है या बहुत सारे जो खनिज हैं वो एक समय पर किस तरीके से अर्थ क्रस्ट को तोड़ करके हमारी पृथ्वी के भूभाग को तोड़ करके आपस में जब फूट जाते हैं या आपस में वो उनके अंदर घर्षण होता है तब अचानक से जो विस्फोट होता है वो ज्वालामुखी कैसे बनता है और किस तरीके से हमारी पृथ्वी के नीचे जो उत्पन्न हो रहे, चाहे वो पृथ्वी के समुद्री वाला रीजन्स हो या फिर वो लैंड वाला रीजन्स हो यानी धरती वाला रीजन्स, वहाँ पे ज्वालामुखी और जो अर्थक्वेक है यानी भूकंप है उसकी बनावट कैसे होती है और किस तरीके से वो निर्मित होते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों, आपके सामने एक इमेज शो हो रहा होगा, जस्ट एक ज्वालामुखी आपने दोस्तों ज़रूर देखा होगा पहाड़ों पे या ऐसी जगहों पर जहाँ बहुत सारा जो ऊपर आपको धुआं निकलता हुआ दिख रहा होगा या फिर वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे लावा भी निकलता हुआ दिख रहा होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखिएगा गौर से कि यहाँ पे एक लावा फ्लो का एक चार्ट बना हुआ है या फिर ऐसे ही त्रिकोण आकार का एक त्रिकोणी पिरामिड बना हुआ है। इसके ऊपर से लगातार जो ये धुआं है ये लगातार निकलता रहता है। देन दोस्तों, मैग्मा चैम्बर भी आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये जो यहाँ पे नजर आ रहा है दोस्तों आपको, ये इस तरीके से ये इसके बाहर के क्रस्ट से जो मैग्मा निकल रहा है यानी जो लावा निकल रहा है, वो लावा जब एक एक्सट्रीम लेवल पर गर्म हो जाता है या हीट पकड़ लेता है तो वो अपने ही क्रस्ट को, अपने ही जो एक लेयर को उसको पूरी तरीके से तोड़ देता है एंड डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो यहाँ पे बेंट और क्रिएट के माध्यम से लावा अचानक फूट जाता है और उस फूटने के बाद दोस्तों उसमें से जो जहरीली गैसें निकलती हैं, उन गैसों के जो क्लाउड बनते हैं दोस्तों, बादल बनते हैं, वो बादल मीथेन के हो सकते हैं, बादल CO2 के हो सकते हैं, बादल SO2 के हो सकते हैं। तो यही बादल आगे चल के किस तरीके से जो विषैली और खतरनाक गैसों का निर्माण करते हैं, जिससे हमारी मानव प्रजाति और कई जीव जंतु पर जान का खतरा उत्पन्न रहता है। तो दोस्तों, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जहाँ पे वॉल्केनिक रीजन्स होता है या अर्थक्वेक कहीं पर आया होता है तो वहाँ पर स्वाभाविक रूप से जो मानव प्रजाति है या ह्यूमन बींग्स हैं वो जनरली वहाँ उस स्थान से हट जाते हैं और एक साफ और एक सुनिश्चित स्थान तय कर लेते हैं, जिससे उनको भविष्य में कोई यहाँ पे खतरा ना हो। अब दोस्तों, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो ज्वालामुखी है उसका बेसिक लेवल क्या है इन अर्थ के जरिए। तो अब देखिएगा, एक ज्वालामुखी पृथ्वी के कई एक बैंड जिसको हम पपड़ी कहते हैं, जिसके माध्यम से पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर आता है। पृथ्वी के इंटरनल कोर से जहाँ पे मैग्मा उपस्थित होता है वो अचानक लार्वा माफ कीजिएगा लावा के जरिए वो अर्थ क्रस्ट से होते हुए एक एक्सट्रीम लेवल पर ऊपर पहुंच जाता है। आप इसको थोड़ा और अगर गौर से देखेंगे तो आपको एक पृथ्वी की पपड़ी के हिस्से में जहां चट्टानों का भाग अपेक्षाकृत कमजोर होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि जो ये पिरामिड वाला आपको रीजन दिख रहा है यहाँ पे आपको एक फ्लो दिख रहा होगा दैट्स की वॉल्केनिक बॉम्ब। और वॉल्केनिक बॉम्ब का जो मेन फूटने का जरिया है वो है मैग्मा का चैम्बर। अब मैग्मा का चैम्बर जस्ट पृथ्वी के सबसे नीचे वाले तल में उपस्थित होता है और नीचे वाला तल में जब मैग्मा इकट्ठा लगातार होता रहता है और उसके अंदर दोस्तों कई इस प्रकार की गैसें अचानक ब्रूस्ट होती हैं, अचानक उनका एक विस्फोट होता है, तब जाके ज्वालामुखी विस्फोट एक आधार बनता है और ज्वालामुखी विस्फोट यहाँ पे एक रूप में विभिन्न रूपों का गठन कर लेता है, जिसकी वजह से वह स्थान या वह रीजन बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है इन मैनी जो जहरीली गैसें होती हैं उनके इस प्रभाव के
जरिए। तो इन सभी में जो हमारी पृथ्वी का कोर वाला भाग, कोर के अंदर अर्थ क्रस्ट वाला भाग, और ऊपर से जो चैम्बर होता है लावा यानी मैग्मा का चैम्बर, वो मैग्मा का चैम्बर जब अचानक फूट जाता है या ब्लास्ट हो जाता है, तब वहाँ पे बहुत सारे बादल क्लाउड्स बन जाते हैं, और वो क्लाउड्स में उपस्थित जहरीली गैसें ह्यूमन बींग्स को बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। दोस्तों, हम इससे पहले आगे चलें, मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर आया हूं कि ज्वालामुखी यानी माउंट सेंट हेलेस कहां पर स्थित है, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है, और यहां से दोस्तों लगातार एक एक्टिव जो वॉल्केनो है वो यहां पे देखा गया है। तो दोस्तों, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। ये सिचुएटेड है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन में, फॉर दिस वॉशिंगटन DC। तो वॉशिंगटन में ये उपस्थित है माउंट सेंट हेलेंस। नेक्स्ट दोस्तों हम चलते हैं और थोड़ा सा और इसको एक ब्रीफ में समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में मैग्मा का निर्माण कैसे होता है हमारे इस पृथ्वी के इंटरनल कोर में। तो आप दोस्तों सभी जानते होंगे कि हमारे वातावरण में ऑलमोस्ट 4 यहाँ पे मंडल होते हैं, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल एंड आयन मंडल। हम लोग रहते हैं क्षोभ मंडल में, यानी सबसे निचले वाले पार्ट में। और सबसे निचले वाला पार्ट यानी पृथ्वी का वह भाग जहाँ पे हमारी ज़रूरत की जो गैसें उपस्थित होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, छोटी लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। देन दोस्तों यहीं पर हम सारी अपनी क्रियाएं विक्रियाएं, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब इसी क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। अब दोस्तों एस्थोनोफेयर दोस्तों वो रीजन्स होता है जो पृथ्वी के जस्ट नीचे, अगर आप जाओगे ऑलमोस्ट देन की पृथ्वी के 400 किलोमीटर अंदर वाले पार्ट पर। ये है आपका, ये ह्यूमन बींग्स जीरो पे खड़ा हुआ है, यहीं पर पेड़ पौधे हैं, फसलें भी लगी हुई हैं। और नीचे जाओगे तो आपको 100 किलोमीटर के क्षेत्र में आपको लिथोस्फीयर नजर आएगा, और लिथोस्फीयर की रेंज आपको समुद्र के सबसे निचले तल तक ही नजर आएगी। जो आपको पानी दिख रहा है ये समुद्र का निचला तल है, और जैसे ही आप निचले तल के नीचे जाओगे ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर के अंदर हमारी पृथ्वी की गहराई में ऑलमोस्ट, तो वहाँ पे आपको मैग्मा नज़र आएगा इन पृथ्वी के सेंट्रल वाले पार्ट में, पृथ्वी के नीचे अर्थ कोर वाले पार्ट में। आपको और अच्छे से मैं आपको डिफाइन कर दूं तो ये है हमारी पृथ्वी का अपर क्रस्ट वाला पार्ट, और ये जो नीचे 3 लेयर आपको नज़र आ रही हैं, इन 3 लेयर का जो ए वाला पार्ट है, यहीं पर आपको मैग्मा फॉर्मेशन दिख जाएगा। और यही मैग्मा फॉर्मेशन धीरे 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 जब एक विस्फोटक का आकार लेता है, तब जाके एक समय बाद दोस्तों वो इस तरीके से आगे बढ़ जाता है कि उसको रोकना जो है थोड़ा सा असंभव रहता है। अगर वहाँ पे कोई जीव जंतु हो या कोई ऐसा आकार हो, तो उसमें कंट्रोल पाना काफ़ी यहाँ पे मुश्किल होता है। अब दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो जब धीरे धीरे मैग्मा का जो एक उसका जो आकार है, उसका जो यहाँ पे वैक्यूम है, वो जब जैसी जैसी बढ़ जाएगा तो एक स्थान से वो यहाँ पे लिथोस्फीयर को पार करते हुए यहाँ पे देखिएगा, यह है पृथ्वी का क्रस्ट यानी पृथ्वी की सतह है, और यहाँ पे उसने बना लिया है एक वॉल्केनो। तो यही वॉल्केनो आगे चल करके विस्फोटक में बदल जाता है, और वहीं से फिर हमें नज़र आता है कि यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो उपस्थित है। अब थोड़ा सा दोस्तों हम देख लेते हैं कि लावा और मैग्मा के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आप देखिएगा कि जो जनरली लावा होता है, मेनली जो मैग्मा शब्द का उपयोग जो है वो पिघली हुई चट्टानों और पृथ्वी के अंदर देखी जाने वाली संबंधित जितनी भी सामग्री हमें दर्शाने को मिलती है, या जितनी सामग्री हम देख पाते हैं, वो अप्रॉक्स रूप से जो कि हमें ऑस्थेलिस्फीयर के नाम से जाना जाता है, जो कि कमज़ोर क्षेत्र आमतौर पर वह मैग्मा का मेन सोर्स होता है। यानी आप देखिएगा तो यहाँ पे हमारी पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट के नीचे जितनी भी पिघली हुई चट्टानें होती हैं, क्योंकि दोस्तों जब हमारी पृथ्वी पर बिग बैंग हुआ था ऑलमोस्ट डायनासोर के टाइम पीरियड पे, तो सभी जीव जंतु जो हैं वो पृथ्वी के अंदर समा गए थे, और अंदर समाने के बाद धीरे धीरे जब पृथ्वी का विकास हुआ, कई जीव आए, उन जीवों में होमोसेपियंस भी थे। तो वो जीव दोस्तों आज के टाइम पीरियड पे जो हम पृथ्वी के नीचे से गैसें निकालते हैं, केवला निकालते हैं, वो उस टाइम पे हुई घटना का ही परिणाम है कि आज हम इन सभी चीज़ों का अच्छे से दोहन
कर पा रहे हैं। तो यही मेन रीजंस है कि जो पिघली हुई चट्टानें हैं या और भी जो पृथ्वी के अंदर देखी जाने वाली सामग्री हैं वो जनरली यहाँ पे मैग्मा में बदल गई हैं। देन दोस्तों, जब यह मैग्मा एक ज्वालामुखी के बेंड के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर आया और इस सतह को हमने लावा कह दिया। चूंकि जब ये मैग्मा पृथ्वी के अंदर के विस्फोटक यानी पृथ्वी के अंदर जो उपस्थित जो बहुत सारी वस्तुएं हैं, अब वो वस्तु आगे चल के जब विस्फोट होंगी तो वो हमें पृथ्वी की सतह पर नजर आएंगी, जिसको हम मैग्मा कह के उसको फिर हम लावा कहने लगते हैं। लावा यानी आमतौर पर जनरली आपने देखा होगा कोई अगर केवला लिए होता है और केवला वो धधकता हुआ है तो उसको आम रूप तौर पर लोग कह देते हैं एक क्या लावा, आपको लावा नज़र आ रहा है क्या, आप ये हाथ में लावा लिए हुए हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई केवला या कोई ऐसी सामग्री जो बहुत ज़्यादा गर्म है, उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर है, तो हम उसको आम तौर पर एक लावा कह देते हैं। देन दोस्तों, यह प्रक्रिया इसके द्वारा ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं। इसी के रूप को हम मैग्मा और लावा में डिफाइन कर देते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा कि मैग्मा वो है जो पृथ्वी के सबसे निचले वाले पार्ट में होता है। पृथ्वी में से उत्पन्न जो समृद्ध पिघली हुई चट्टानें, उनकी जो सामग्री है वो मैग्मा है। जब वो मैग्मा आगे फूट जाता है और फूट करके उसके जो कण हैं वो पृथ्वी के बाहर बिखर जाते हैं, उसको हम लावा कहने लगते हैं। अब दोस्तों, हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि मैग्मा में जनरली कौन कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं। तो मैग्मा में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, सल्फरेट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और अदर जो सब्सटेंशियस गैसें हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल हैं इन ह्यूमन बींग्स के लिए, वो यहाँ पे उपस्थित होती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा कि लावा ऑलमोस्ट बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। पहला जो बेसिक लावा है वो जनरली यहाँ पे वो टेम्परेचर जो उसका होता है मेनली तो 1000 डिग्री सेल्सियस पर वो लावा जब फ्लूइड यानी एक लिक्विड अवस्था में हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर बिखर जाता है तो उसको हम हाई फ्लूइड या लो विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। देन दोस्तों, उसका कलर जो होता है वो ऑलमोस्ट डार्क कलर होता है जिसको हम लाइक वेसल्ट कहते हैं। देन इसके बाद जो बट पुअर एंड सिलिका, इसमें आयरन, मैग्नीशियम एंड पुअर यानी बहुत कमज़ोर मात्रा में सिलिका देखने को मिलेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डेमो फॉर दिस स्टिल वॉल्केनो। ये जब वॉल्केनो फूटता है तब आप उसको स्टिल वॉल्केनो देख सकते हैं। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट दोस्तों है एसिड लावा। एसिड लावा का तात्पर्य यानी अम्लीय लावा। इसका जो हाई वॉस्कस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। देन दोस्तों, लाइट इसके कलर जो हैं वो काफ़ी लो डेंसिटी में, और इसका जो सिलिका है इसमें काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, और आयरन और मैग्नीशियम इसमें जो है कम यानी पुअर मात्रा में पाया जाता है एसिड लावा के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि विदर ज्वालामुखी छिद्र। अब यहाँ पे आप देखिएगा हमारी पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी का एक मेन रूपांतरण है वो किस किस बेसिस पर होता है। तो आप यहाँ पे जेनाइटल स्लोप ऑफ लावा, ये बीच में जब हमारी पृथ्वी का एक दरार आ जाती है या उसके अंदर क्रस्ट पड़ जाता है जिसको हम फिशर कहते हैं, वो एक्चुअल में मैग्मा का रूप ले लेती है। और जनरली रेखिक अगर हम ज्वालामुखी की बात करें जिसके अंदर छिद्रों के माध्यम से लावा निकलता है बिना किसी विस्फोटक गतिविधि के, इसमें लगातार लावा निकलता रहता है। जैसे माउंट फीजू जो कि एक चाइना में है, माउंट फूजू, तो वहाँ पे एक जनरली वॉल्केनो एक्टिव है, वहाँ पे जनरली थोड़ा थोड़ा लावा जो है वो आपको बिखरता हुआ नज़र आता रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों है ढाल ज्वालामुखी, जिसको हम स्टिल वॉल्केनोस कहते हैं। ढाल ज्वालामुखी, यह ज्वालामुखी सील्ड ज्वालामुखी के आयतन से के लिहाज से ऑलमोस्ट सबसे बड़े ज्वालामुखी हैं, जिनका व्यास ऑलमोस्ट
100 किलोमीटर तक हो सकता है, यानी 10-100 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकता है ढाल ज्वालामुखी का। अब ढाल ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है, जिसको हम स्टिल ज्वालामुखी भी कहते हैं। देन दोस्तों उसके अंदर ऐसा ढाल होता है, वो जनरली पिरामिड शेप का नहीं होता है, थोड़ा सा उसके अंदर ढाल होता है, यानी हम कहें कि उसका जो शेप और आकार है वो एक पिरामिड जैसा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे ढाल मौजूद होगा, इसको हम स्टिल ज्वालामुखी कहते हैं। देन दोस्तों ये सबसे बड़े ज्वालामुखी के क्षेत्र में आते हैं, जिसका व्यास जो है, जिसका आकार जो है वो काफ़ी बड़ा और यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। इसके अलावा यह ज्वालामुखी ज़्यादातर बेसाल्ट के बने होते हैं। देन दोस्तों बेसाल्ट एक प्रकार जिसमें कम चिपचिपापन होता है और प्रवाह करने के लिए द्रव की क्षमता का उपाय, यानी जो ऑलमोस्ट वहाँ पे लावा बहता है वो द्रव की अवस्था में होता है, जो कि एक चिपचिपाहन के द्वारा वो लगातार बहता रहता है, रिसता रहता है, जिसको हम कह देते हैं स्टिल सील्ड वॉल्केनोज या फिर ढाल ज्वालामुखी। देन दोस्तों है आपका हवेलियन वॉल्केनो। हवेलियन वॉल्केनो यह नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है, जो कि लार्जेस्ट स्टिल वॉल्केनो इज द मोना लिया एंड हवाई आइसलैंड। सबसे बड़ा अगर लार्ज स्टिल वॉल्केनो की बात करें, ढाल वॉल्केनो की, ये आपका हवाई आइसलैंड में, और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में आपका हवेलियन वॉल्केनो। हवेलियन वॉल्केनो। नेक्स्ट है दोस्तों मिश्रित ज्वालामुखी क्या कहलाता है। अब मिश्रित ज्वालामुखी में आप यहाँ पे देखोगे कि शंकु के आकार के माध्यम आपको नजर आएंगे, जो कि काफ़ी बड़े बड़े शिखर में छोटे छोटे क्रेटर्स होते हैं, जिनमें ऑलमोस्ट बहुत यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़े शिखर पर छोटे छोटे जो जगह है वो वहाँ पे कट जाती हैं, जिसको हम मिश्रित, यानी हम कहें कि एक ही ज्वालामुखी में बहुत सारे ज्वालामुखी आपस में मिश्रित रूप से वर्क करते हैं, जिनको हम कहेंगे कि स्ट्रेटो, यानी ज्वालामुखी वैज्ञानी इन्हें स्ट्रेटो कहते हैं, जो कि मिश्रित ज्वालामुखी कहते हैं। इनमें जनरली ठोस लावा की परतें होती हैं और ये रेत की परतों के मिश्रण, जिसमें बाजरी जैसी ज्वालामुखी चट्टानें आपको नजर आएंगी, जो कि ऑलमोस्ट सिंडर ज्वालामुखी की राख इन्हें कहा जाता है। सिंडर ज्वालामुखी की राख इन्हें कहा जाता है। ये दोस्तों बेसाल्ट की तुलना में कूलर से अधिक चिपचिपा एवं लवण विस्फोटक की विशेषता इनमें होती है कि ज्वालामुखियों में अक्सर विस्फोटक और विस्फोट नजर आता है, जिसमें लावा के साथ बड़ी मिश्रित अवस्था में आपको पॉलीसैकेराइड सामग्री, राख, जमीन में आयतन और बहुत सारे ऐसे अवशिष्ट हैं जो कि आपको बिखरते और नीचे गिरते हुए नजर आएंगे। इन सामग्री को जब हम बेंट खुलने के आसपास के क्षेत्र में जमा होते हैं, तब परतों में गठित और एकाग्रसर होने वाले जो माउंट के अंदर, यानी माउंट एवरेस्ट के अंदर ऑलमोस्ट जो पर्वत श्रृंखला है, उसमें ज्वालामुखी के रूप में वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। देन दोस्तों अगर हम बात करते हैं कॉल्डेरा की, कॉल्डेरा वॉल्केनो यह मोस्ट एक्सप्लोरेसिव वॉल्केनोज है, जो कि अर्थ के, यानी हमारी पृथ्वी के ज्वालामुखियों में से सबसे अधिक विस्फोटक माना जाता है। कॉल्डेरा वॉल्केनो यह दोस्तों आमतौर पर इतने विस्फोटक होते हैं कि जब फट जाते हैं तब किसी भी लंबी संरचना के निर्माण की वजह खुद पर गिर जाते हैं। यानी अगर हम देखें तो जब ये फटेंगे तो खुद पर ही गिरेंगे और खुद का ही सारा इलाका और सारा रीजन्स जो है वो आपस में बिखेर देंगे, आपस में उसको एक्सप्लोर कर देंगे, जिनसे ऑलमोस्ट ढह चुके अवसादों को क्लस्टर कहा जाता है। यानी जो इनके अंदर से अवसाद निकले हुए हैं उनको हम क्लस्टर कहते हैं। देन दोस्तों कैल्डर यह जनरली एक क्रिस्टल की तरह होता है, जो कि विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखियों को आपस में एक विशाल अवसाद उत्पन्न करने में मदद करता है और एक बड़े पैमाने पर विस्फोट के बाद एक पतन के कारण, जबकि यह एक क्रेटर का एक छोटा और खड़ी तरफ होता है, जो कि ज्वालामुखी अवसाद के एक फटने वाले प्लम द्वारा उब जाता है। यानी आप अगर इसमें गौर से देख पाओगे तो पहले जनरली धीरे धीरे विस्फोट होगा, फिर अचानक जैसे ही विस्फोट होगा तो अपने ही स्थान को पूरे तरीके से क्रस्ट आउट कर देगा और एक छोटी खड़ी एक तरफा जो ज्वालामुखी की अवसाद फटने वाली, जिसको हम प्लम द्वारा उब कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा विस्फोटक और बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। कॉल्डेरा
कॉल्डेरा वॉल्केनो। देन दोस्तों कॉल्डेरा लेक जो है यह ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा बहना बंद हो जाता है। जब इस स्थिति में तो ज्वालामुखियों का निर्माण एक झील में बदल जाता है। जनरली जहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर ज्वालामुखी है फिर उसका जैसे एक स्थान के बाद या एक लेवल के बाद उसका जो समारूपण है वो कम हो जाता है, उसकी आग ठंडी पड़ जाती है, तब वो लेक में बदल जाता है, जनरली एक झील में बदल जाता है, जिसको हम कॉल्डेरा झील के रूप में भी जानते हैं। बारिश के पानी और बर्फ के टुकड़े अक्सर यहाँ पे अवसादों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके माध्यम से झीलों का निर्माण एक अग्रणी रूप से महाराष्ट्र के लोनार, इंडोनेशिया, क्रोकाटोवा और दक्षिण ओरेगन, जिसको हम कॉल्डेरा झील आदि कॉल्डेरा झीलों के प्रमुख उदाहरण हैं, जो कि एक समय पे पहले कॉल्डेरा वॉल्केनो थे, अब बाद में वो कॉल्डेरा झील में निर्माण उनका हो गया है। देन दोस्तों फूड वेसल्स यहाँ पे कुछ आपको नजर आएंगे। कई ज्वालामुखी जो हैं वो वॉल्केनो जिनका आउट प्योर हाईली है बट फ्लूइड में लावा आपको नजर आएगा, यानी एक ऑलमोस्ट तरल पदार्थ में लॉन्ग डिस्टेंस लावा तय करते हुए वो जाएगा, जिसमें ट्रॉप फ्रॉम इंडिया के कुछ रीजन जिसमें आते हैं, जिसमें महाराष्ट्र का प्लेटू एंड लॉन्गर फ्लूइड वेसल्ट प्रिवाइन नज़र आएगा, जिसमें मिड ओशियन रिज वॉल्केनो भी नज़र आएगा, जो कि दोस्तों वॉल्केनो का एक ऑशर। देन दोस्तों ओशियानिक एरिया जिसमें ऑलमोस्ट यहाँ पे मिड ओशियन रेंज जो कि ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर लॉन्ग के स्ट्रेंच पर बहुत सारे यहाँ पे ओशियंस वेशन नज़र आएंगे, जो कि सेंट्रल पार्शियन एंड रिजिड एक्सपेंसिव